हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी मेरे यारा। और आज इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ और सुनाना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें हैं जो हमें लिखकर भेजी है हमारी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर व्यूअर जिनका नाम है रिया। और हमारे लाइव में वो कई बार आती हैं और शायद आप लोग उन्हें जानते होंगे। तो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है कि चलने नहीं देती ज़िंदगी मुझे मेरे हिसाब से, चलने नहीं देती ज़िंदगी मुझे मेरे हिसाब से, मैं वो कतरा हूँ जिसे हर हवा बहा कर ले जाती है। और गैरों की तो छोड़िए जनाब, हमें तो अपनी किस्मत ही बार बार आजमाती है। खैर पता नहीं मैंने कैसा बोला है, आप लोगों को अच्छा लगा हो या नहीं लगा होगा सुनने में। मुझे इतनी शेर व शायरी अच्छे से बोलनी आती नहीं है। तो खैर चलिए, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी मेरे यारा। और इस कहानी में अभी तक आप लोगों ने सुना कि कैसे उर्मी, हमारी सहर और सनम तीनों की दोस्ती वापस से हो जाती है। ये तीनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। तो जो सहर है ना, वो उर्मी के गले लगी होती है। तो सनम बोलती है, ओए उर्मी की बच्ची, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को हक करके बैठी है। तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा? तो उर्मी बोलती है, लो भाई, यहाँ पे तो हमारे गले लगाने से किसी को जेलसी हो रही है। तो जो सहर है वो मुस्कुराने लग जाती है और कहती है, क्या बात है मैडम, आपको बड़ी जेलसी हो रही है? वैसे तो हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। तो सनम बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल रहता है, समझी ना तुम? अब तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, अपने पापा को छोड़ दिया, अपनी दोस्त को छोड़ दिया, अब क्या जान दे दूँ अपनी? तो सहर बोलती है, ना ना जान, अपनी जान मत दो, हाँ एक प्यारी सी मीठी सी किसी दे दो। तो जब ऐसा बोलती ना, तो जो सनम है वो शर्माते हुए सहर को ना थप्पड़ मारते से बोलते, बकवास बंद करो। तो सहर हंसने लग जाती है और मैं बोलती, ओहे ये अपनी किसी विसी और रोमांस ना बंद कमरे में किया करो, ठीक है? मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी रात को जो तुम हरकतें कर रहे थे ना, उसे देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो सहर बोलती, क्या यार, तुम हमारी यार हद है, तुम ऐसे छुप छुप के हमें देख रही थी? तो उर्मी बोलती, देखो मैं छुप छुप के नहीं देख रही थी, वो तो सडनली मैं पुलिस से बचने के लिए तुम्हारे घर में घुस गई और तो सडनली मेरी नज़र पड़ गई तुम लोगों पे और मैंने देख लिया। तो सहर बोलती, पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई थी? तो उर्मी जो अब सहर की बात सुन के ना एकदम चुप हो जाती है। तो सहर बोलती है, बताओ मुझे, पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? तो उर्मी बोलती, रहने दो ना, क्या करोगी जानकर? वैसे भी जिस रास्ते पे मैं हूँ उस रास्ते पे तो हर रोज़ मेरा पुलिस से आमना सामना होता ही रहता है, छोड़ो इस बात को। तो सहर बोलती है, तुम इस रास्ते पे चल ही क्यों रही हो? तो मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? तो उर्मी बोलती है, प्लीज़ सहर, अब दोबारा से वो शुरू मत करना। तो उर्मी ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसका जो फ़ोन है वो बजने लग जाता है। तो उर्मी अपना फ़ोन निकालने के लिए ऐसे अपनी जेब में हाथ डालती है और जैसे जेब में हाथ डालती ना, उसके बगल में लगी हुई जो गन है वो भी नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सनम जो है वो काफ़ी डर जाती है और सहर भी उस गन को देख रही होती है। तभी उर्मी जल्दी से उस गन को उठाती है और अपना फ़ोन भी निकालती, कहती है, हेलो। तो ये राघव का कॉल होता है और राघव से बात करते हुए उर्मी कहती है, उससे पकड़ के रखो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, उसका काम तो आज मैं ख़त्म करके रहूँगी। तो ऐसा बोल के ना वो कॉल कट कर देती है और फिर वहाँ से अपनी गन को अपनी जेब में लगा के ना ऐसे जाने लगती है। तभी सडनली जो सहर है ना, वो उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती, कहाँ जा रही हो उर्मी? तो उर्मी बोलती, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो बोलती, तुम फिर से कुछ करने जा रही हो ना? तो उर्मी बोलती है, मुझे जाने दो सहर, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुम लोगों से बाद में आके मिलती हूँ, पर फिलहाल मुझे जाना होगा। तो सहर बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें फिर से कोई गलत काम करने नहीं दूंगी। तो उर्मी बोलती है, प्लीज़ सहर, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो जो सहर होती है वो उर्मी का हाथ नहीं छोड़ रही होती है और उर्मी उसको जाना होता है। तो वो ऐसे ही सहर को पकड़ के ना उससे बोलती है, आई एम सॉरी सहर, और ऐसा कह के ना सहर को पीछे की ओर धक्का देती है। तो जो सहर है वो बेड पे जाके गिरती है और सनम उसे पकड़ लेती है और उर्मी फिर सहर की ओर देखती है, उससे कहती है, आई एम सॉरी सहर, मैं तुम्हें जानबूझ के गिराना नहीं चाहती थी, पर मुझे जाना होगा, मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो ऐसा कह के ना वो वहाँ से भाग जाती है और जो सहरा वो पीछे से चिल्ला रही होती है, बोलती है, और भी प्लीज़ रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम फिर से उसी रास्ते पे जा रही हो, मैं तुमसे कह रही हूँ मान जाओ मेरी बात। पर जो उर्मी होती है उसकी बात नहीं सुनती और शहर के घर से खिड़की से कूद के भाग जाती है, जिसकी वजह से शहर को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती, देखा सनम, इतने सालों में भी लड़की बिल्कुल नहीं बदली, आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। तो सनम बोलती है, तुम शांत हो जाओ प्लीज़, हम उसे समझा लेंगे। तो सहर बोलती, क्या समझा लेंगे उसे, ये नहीं समझने वाली, ये कभी इस रास्ते को नहीं छोड़ेगी और मुझे डर है कि कहीं किसी दिन हम इसे खो ना दें, क्योंकि इस जुर्म की दुनिया में ना इसके इतने दुश्मन है कि जिनकी कोई गिनती नहीं है।
तो इस तरह से शहर जो उर्मी के लिए काफ़ी परेशान हो रही होती है, और जो उर्मी है वो कुछ ही देर में अपने साथियों के पास पहुंच जाती है और वहाँ पे राघव उसे दिखाई देता है। उससे बोलती है कहाँ है वो। तो राघव बोलता है मैंने उसे अंदर बंद कर रखा है। तो उर्मी जो है वो गुस्से में अंदर जाती है और वहाँ देखती है कि आदमी जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर उर्मी के आदमी खड़े हुए हैं। तो वो आदमी जैसे उर्मी को देखता है उससे बोलता है तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, देखो देखो मुझे बस इस तरह पकड़ के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो उर्मी उस आदमी की तरफ ऐसे देखते हुए ना नीचे की ओर झुकती है और उससे बोलती है बहुत हो गया नौटंकी, चुपचाप वो हीरे निकाल। तो आदमी बोलता है मेरे पास कोई हीरे वीरे नहीं है। तो उर्मी बोलती है नाटक मत कर, चुपचाप वो हीरे निकाल। तो बोलता है मेरे पास नहीं है ना, मैंने कहा ना तुमसे हीरे, वो हीरे मैक्स के पास थे और मैक्स को तुम मार चुकी हो, अब मुझे नहीं पता कि हीरे कहाँ हैं। तो उर्मी जब उस आदमी की बात सुनती है ना तो उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके गाल पे एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ते ही उसकी नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वो आदमी उर्मी की ओर देखता है, उससे बोलता है मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना हीरे मेरे पास नहीं है, मैं तुमसे कह चुका हूँ ना। तो जो उर्मी है वो फिर ऐसे ही थोड़ा राघव की साइड देखती है और फिर अपनी जेब से गन निकाल के उस आदमी के माथे पर रख देती है। उससे बोलती है अब निकालेगा या नहीं निकालेगा। तो बोलता है मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे पास हीरे नहीं है। तो उर्मी बोलती है मैंने कहा हीरे निकाल। तो बोलता मैंने कहा ना मेरे पास हीरे नहीं है। तो उर्मी जो गुस्से में ना अपनी गन के ट्रिगर को ऐसे खींचती है और उससे बोलती है ये लास्ट टाइम है, तेरी एक ना और तू सीधा ऊपर। ऐसा बोलती है ना तो जो आदमी है वो घबरा जाता है कि कहीं उर्मी उसे गोली ना मार दे। तो उर्मी जब उसको ऐसे खामोश देखती है उससे बोलती है तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा। तो ऐसा कह के ना वो ट्रिगर को ऐसे ना और दबाने लगती है। तो वो आदमी घबराते हुए कहता है नहीं 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 गोली मत चलाना, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ प्लीज़ गोली मत चलाना। तो ऐसा जब बोलता है ना तो उर्मी उस आदमी की आंखों में देखती है और उससे बोलती है बता कहाँ है हीरे। तो आदमी बोलता है वो हीरे। तो बोलती है बता जल्दी। तो बोलता है वो मेरे भाई जॉन के पास है। तो उर्मी बोलती है ओह जॉन के पास। तो बोलता है हाँ वो हीरे जॉन के पास है, देखो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तो मुझे जाने दो। तो उर्मी जो उसकी तरफ देखती है और स्माइल करते हुए ट्रिगर को छोड़ देती है और सीधा गोली पड़ती है उसके माथे में और वो आदमी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो राघव उर्मी की तरफ देखते हैं, उससे बोलता है उर्मी तुमने ये क्या किया, इसको जान से क्यों मार दिया, तुम्हें पता है ना ये हमारे लिए कितना काम का साबित हो सकता था, इससे हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। तो उर्मी बोलती है मुझे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस जैसे चोमों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैं इसे ले चुकी हूँ, इसलिए अब मेरे किसी काम का नहीं रहा था, इसलिए इसे ख़त्म कर दिया। तो राघव बोलता है पर। तो उर्मी जो है वो एकदम से राघव को ना हाथ दिखा देती है, जिसे देख कर राघव एकदम से खामोश हो जाता है। तो उर्मी बोलती है बस इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, आप एक काम करिए, आप जाइए और जॉन से वो हीरे लेके आइए, और अगर वो ना दे शराफत से तो फिर उसका काम ख़त्म कर देना। तो ऐसा बोल के ना उर्मी जो फिर वहाँ से चली जाती है और राघव जो है फिर उसे देखता है, फिर भी अपने काम पर लग जाता है। और यहीं पर जो हमारा दूसरा सीन है वो शिफ्ट होता है यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार से पैलेस में एक शानदार सी पार्टी चल रही होती है। और उस पार्टी में बहुत ही नामी गिरामी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस शामिल होते हैं। और तो सभी लोग वहाँ पर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही साथ किसी के आने का इंतज़ार भी। और थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से एक लड़की जो है बहुत ही प्यारी सी ड्रेस में नीचे उतरते हुए आती है। वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही होती है जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। तभी अब भीड़ में से एक आदमी की आवाज़ आती है, हे चेक इट आउट, कृषा's हियर डूड। तो ऐसे जब आवाज़ आती है ना तो उस आदमी की आवाज़ सुन के सब लोग ऐसे ही उस लड़की की तरफ देखने लग जाते हैं। और जैसे ही वो लड़की नीचे उतर के आती है ना, बहुत से लोग जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, उससे हंस के बात करते हैं, उसे उसकी फ़िल्म की सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेट्स कर रहे होते हैं। और देखती ही देखती जो पेपराजीज हैं वो भी उस एक्ट्रेस को एकदम से घेर लेते हैं, उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाते हैं और उससे बहुत से सवाल करते हैं। और जो एक्ट्रेस है यानी कि कृषा, और एक्चुअल में ये कृषा नहीं बल्कि है हमारी करीना, जिसने यहाँ पे आने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया था। तो जो कृषा है वो उन सभी के सवालों के बड़े प्यार से बहुत अच्छे से जवाब देती है। ये पार्टी काफ़ी देर तक चलती रहती है और काफ़ी रात को जब ये पार्टी ख़त्म होती है तो जो हमारी कृषा है यानी कि करीना, मैं करीना ही बोलती हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो जो करीना है वो अपने रूम में सोने की तैयारी कर रही होती है और तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। करीना अपना फ़ोन उठाती है, देखती है कि उसकी मैनेजर का कॉल है। तो वो रिसीव करके कहती है हेलो, इतनी रात को कॉल की तुमने। तो सोफ़िया बोलती है मैम वो मुझे आपको कुछ बताना था। तो बोलती है इतनी रात को बताना था, सुबह भी तो बता सकती हो ना। तो सोफ़िया बोलती सॉरी मैम वो कुछ ज़रूरी था ना, एक्चुअली कल वो जो इन्वेस्टर्स हैं ना जिन्होंने आपकी मूवी में पैसा लगाया है वो कल आपसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं।
तो करीना बोलती है सिर्फ इतना ही बताना था। तो सोफिया बोलती है जी मैम। तो बोलती ठीक है और फ़ोन रखो, मुझे बहुत नींद लगी है। तो जो सोफिया है वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद जो करीना है वो कुछ सोचते हुए फिर अपने बेड पर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। और अगले दिन करीना से मिलने प्रोड्यूसर और कुछ इन्वेस्टर्स उसके घर पे आते हैं। करीना उनसे बात कर रही होती है और बातों ही बातों में वो लोग उसे बताते हैं कि उनकी जो मूवी बन रही है उसकी शूटिंग अब इंडिया में होगी। जिसे सुनकर जो करीना है वो एकदम से हैरान रह जाती है। तो कहती है व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं? तो जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है बिल्कुल सही सुन रही हो कृषा, हमारी मूवी की शूटिंग अब इंडिया में होगी, इसलिए हम सबको इंडिया जाना है। तो जो करीना ये बात सुनती है तो कहती है नहीं, ये ये कैसे हो सकता है, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो प्रोड्यूसर होता है वो करीना की तरफ देखते और उससे बोलता है कृषा क्या हुआ, तुम इतनी शौक क्यों हो रही हो, इंडिया ही तो चलना है, क्या हो गया? तो करीना बोलती है नहीं, मैं इंडिया नहीं जा सकती, आपको जो भी शूटिंग करवानी है, जो भी मूवी बनानी है वो यहीं पे बनाई है, लेकिन मैं इंडिया नहीं जाऊँगी। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो ऐसी करीना की ओर देख रहा होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने मूवी में पैसा लगाया होता है वो भी उसकी ओर देखते हैं। तो उस प्रोड्यूसर से बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो प्रोड्यूसर बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं बात करता हूँ। और फिर वो करीना से बोलता है कृषा क्या प्रॉब्लम है, तुम इंडिया जाने से इनकार क्यों कर रही हो? तो करीना बोलती है आप आप समझ नहीं रहे हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस मूवी को साइन करने से पहले आपने मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया था कि इसकी शूटिंग इंडिया में भी होनी है। तो प्रोड्यूसर बोलता है हाँ वो मैंने नहीं किया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मूवी के कुछ सीन है जो हमें इंडिया में शूट करने हैं और वो ज़रूरी भी हैं, यहाँ पर शूट नहीं हो सकते। तो करीना बोलती नहीं, आपको जो कुछ भी शूट करना है आप यहीं पर करिए, लेकिन मैं नहीं जा सकती। तो प्रोड्यूसर बोलता है देखो कृषा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, हमने कह दिया हम इंडिया जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, ये मूवी के लिए ज़रूरी है। तो बोलती है मैं नहीं जाऊँगी इंडिया। तो बोलते तुम मना नहीं कर सकती मुझे इस तरह से। तो करीना बोलते मैं मना कर रही हूँ, मैं इंडिया नहीं जाऊँगी मतलब नहीं जाऊँगी। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे करीना की तरफ देख रहे होते हैं और जो प्रोड्यूसर है वो करीना की ओर गुस्से से दिखता है और उससे बोलते तुम मुझे इस तरह से इनकार नहीं कर सकती, और ये मत भूलो कि आज तुम जिस मुकाम पे खड़ी हो ना, लोग तुम्हें जानते हैं तो सिर्फ मेरी बदौलत तुम आज इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, और तुम इस तरह से मेरी मूवी के लिए मुझे इनकार करके मेरी इंसल्ट कर रही हो, वो भी सबके सामने। तो करीना बोलती है मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि मैं इस मूवी की शूटिंग के लिए इंडिया नहीं जाऊँगी, और अगर हम इससे ज़्यादा जिद करेंगे तो उस मूवी को मैं बीच में ही छोड़ दूँगी और मूवी नहीं करने वाली। तो उसकी बात सुन के जो प्रोड्यूसर है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, एकदम से खड़ा होता है, उससे बोलता है तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से इनकार कर दोगी और मैं मूवी नहीं बनाऊँगा? हाँ, मैं तुम्हें इस मूवी में काम करा के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने इस मूवी पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और इन लोगों ने भी किया है। तुम्हारी एक गलती की वजह से या तुम्हारी एक ना की वजह से हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, तो मैं ये मूवी कंप्लीट करनी होगी। आई बात समझ में? तो ऐसा बोल के जो प्रोड्यूसर है ना वो करीना को गुस्से से धमकी देता है। तो जो करीना है वो भी उसकी ओर देखती है और उससे बोलती है आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन अब ये आपकी मूवी मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। तो जो वो ऐसा बोलते हैं ना तो प्रोड्यूसर है वो गुस्से से उसकी ओर दिखता है, उससे बोलता है तुम्हें ये इनकार बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना है इस बात को। तो ऐसा कह के जो प्रोड्यूसर है ना वो वहाँ से गुस्से से इन्वेस्टर्स को लेके चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तो जो करीना की जो मैनेजर होती है सोफिया, वो वहाँ पर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही होती है और वो करीना के पास आती है, उससे बोलती है मैम आपने क्या किया, आपने उसे नाराज़ कर दिया, आप जानती मैं आपने क्या किया है? तो करीना बोलती है क्या किया है मैंने? तो सोफिया बोलती है मैम मैम आपको क्या प्रॉब्लम है इंडिया जाने से, वो इंडिया जाने को ही तो बोल रहा था ना। तो करीना बोलती है मुझे नहीं जाना है इंडिया, मैंने उसको इतनी सी बात समझाने की कोशिश की, उसको समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूँ? तो बोलती है मैम मैम आप मैं आपको कैसे समझाऊँ मैम, आप क्यों नहीं समझ रही हैं, आपका वैसे ही इस वक्त बहुत डाउनफॉल चल रहा है, आपकी अभी एक ही मूवी हिट हुई है और आगे जो ये मूवी जो बनने वाली है वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अगर ये सुपर हिट होगी ना तो आपके करियर में 4 चांद लगा देगी। लेकिन मैम आप इस प्रोड्यूसर से दुश्मनी लेके आप बहुत गलत कर रही हैं, मैं सच बता रही हूँ। इससे पहले भी इसने फेमस एक्ट्रेस ना जाने कितने लोगों के करियर खा लिए हैं, वो भी सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। आपने से इस तरह इनकार करके अपने लिए दुश्मनी मोल ले लिए, ये आपको भी बर्बाद कर देगा, आपका करियर आपका सब कुछ ख़त्म कर देगा। तो जो करीना है वो ऐसी अपनी सोफिया की ओर देखती है, उससे बोलते तो तुम क्या चाहती हो? उसके कहने पे मैं इंडिया चली जाऊँ? तो बोलती मैम इंडिया जाने में प्रॉब्लम क्या है, आप इंडिया के नाम से इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? तो करीना बोलते तुम कुछ नहीं समझोगी, तुम चुप रहो और चाहो यहाँ से। तो सोफिया बोलते मैम मैं चली जाऊँगी, लेकिन देखिए मेरा जो काम है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मैम
तो सोफ़िया जो वो ऐसी बैठ के ना करीना को बहुत कुछ समझाती है कि इस तरह से इनकार करने से उसके ऊपर, उसके करियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और काफ़ी देर समझाने के बाद वो करीना की ओर देखती है, उससे बोलती है मैम आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जो करीना है वो ऐसी सोफ़िया की तरफ देखिए, हाँ मैं गर्दन हिलाती है। तो सोफ़िया बोलती है बस मैम, इसीलिए बोल रही हूँ ये मूवी कर लीजिए वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो ऐसा बोल के जो सोफ़िया है फिर वहाँ से चली जाती है, और जो करीना है वो बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है। और उसके सामने 7 साल पहले हुई जो बातें होती हैं वो अचानक से घूमने लग जाती हैं। मन में कहती है ये सब क्या हो रहा है, मैं जिन चीज़ों से भाग के आई थी मेरी किस्मत मुझे वापस उसी जगह क्यों लेके जा रही है। अगर मैं इंडिया गई तो मेरा मेरा उर्मी से सामना ना हो जाए। इतना मैं जानती हूँ कि अगर मैं इंडिया गई तो उर्मी को कहीं ना कहीं मेरे बारे में पता लग जाएगा और वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगी। पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो करीना है वो ऐसी काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर बैठी होती है। और इधर जो हमारी उर्मी है वो अपने और इधर जो उर्मी है उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो उर्मी बोलती है कैसी हेल्प। तो वो आदमी जो अपनी जेब से फ़ोटो निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है ये लड़की मेरी सौतेली बहन है और इसने मुझे धोखा देकर मेरा होटल अपने नाम कर लिया है और मुझे अपना होटल हर हालत में वापस चाहिए इससे। तो मैं जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरा होटल मेरे नाम करवा दो। तो जो उर्मी है वो उस लड़की की तस्वीर देखती है और फिर उस आदमी को देखते हुए कहती है तुम सच कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल इसी लड़की का हो और धोखे से तुम इसे हथियाना चाहते हो। तो वो बोलता नहीं, तुम चाहो तो इसके बारे में पता कर सकती हो, होटल मेरा ही है, इसने धोखे से साइन लेकर वो होटल अपने नाम करवा लिया है। तुम कुछ भी करो कैसे भी करो, बस मेरा होटल मुझे वापस करवाओ, कीमत जो तुम मांगो। तो जब ऐसा बोलता है ना तो जो उर्मी है उस आदमी की ओर देखती है, उससे बोलती है एक बात याद रखना, तुम्हारा काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बात में ज़रा सी भी कोई झूठ मुझे मिला या मुझे पता लगा कि लड़की गलत नहीं तुम गलत हो, तो उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो वो आदमी बोलता तुम चाहे तो पता कर सकती हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अब एक बात याद रखो, पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और इस लड़की के साथ तुम्हें जो करना है, तुम चाहो तो इसे जान से भी मार दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए और मेरा होटल मुझे मिल जाना चाहिए। तो उर्मी बोलती है मैं किसी को जान से तब तक नहीं मारती जब तक उसने मेरा कुछ बिगाड़ा ना हो, और इस लड़की ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो मैं सिर्फ तुम्हारा होटल वापस दिलवाऊंगी, उसके अलावा इसको मैं ज़रा सी खरोच भी नहीं पहुंचाऊंगी। आई बात समझ में। तो वो आदमी बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना है जैसे करना है तुम करो, बस मुझे मेरा होटल चाहिए। तो उर्मी बोलती है ठीक है, तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जो आदमी है उर्मी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, और जो उर्मी है फिर राघव को इशारा करती है और राघव भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और इधर जो करीना है वो इंडिया जाने की तैयारी कर लेती है, और जब वो प्लेन में बैठ के इंडिया जा रही होती है तो उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही होती हैं। अब मन में बार बार यही आ रहा होता है कि कहीं उसकी मुलाकात उर्मी से ना हो जाए, और उर्मी से अगर उसकी मुलाकात हो गई तो वो खुद को कैसे संभालेगी। जिस तरह से वो खुद को पत्थर दिल कर कर उससे छोड़ कर आई थी, कहीं उसे वापस देख कर वो फिर से ना पिघल जाए। और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते जो करीना है वो फाइनली पहुंच जाती है इंडिया। 7 साल बाद यहाँ पर वापस आकर उसकी जो पुरानी यादें होती हैं वो बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाती हैं। खैर फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं 5 स्टार होटल में, जहाँ पर इन्होंने स्टे करना होता है अपनी पूरी टीम के साथ। सभी लोग वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो करीना है उसके मन में बार बार पुरानी चीज़ें घूमती रहती हैं, उर्मी का ख्याल आ जाता है। तो जो करीना है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और अपने सर में ऐसे हाथ फेरती है, बालों को पकड़ती हुई कहती है क्या हो गया है मुझे, ये यहाँ आकर इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है मुझे, बार बार मुझे उर्मी का चेहरा क्यों नज़र आ रहा है, क्यों दिल कर रहा है कि वो मेरे पास हो। मैं नहीं जी डर रही थी और वही से मेरे साथ हो रही है, मैं क्या करूँ। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से शूटिंग ख़त्म करके वापस जाना होगा। उर्मी को इससे पहले पता लगे कि मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना वरना मुझे पता है वो मुझे वापस नहीं जाने देगी, और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे पता है आज भी उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा है, वो उसी रास्ते पर चल रही है और अब तो वो नामी गैंगस्टर बन चुकी है। लेकिन लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं इतनी फेमस एक्ट्रेस हूँ, मेरी इतनी सारी मूवीज़ बनी है, लेकिन सबके बावजूद भी कभी ना कभी तो उर्मी ने मुझे टीवी में कहीं ना तो देखा होगा, मेरे बारे में पढ़ा होगा, तो उसने कभी भी मेरे पास आने की कोशिश क्यों नहीं की, कभी क्यों नहीं आई वो मेरे पास।
या फिर अपने बड़े पापा के बदले की आग में वो इतनी ज़्यादा खो गई कि उसने मुझे भुला ही दिया। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर उसने मुझे भुला भी दिया तो ठीक है ना, भुला तो मुझे पहले भी चुकी थी। उसके लिए उसके बड़े पापा मैटर करते हैं, उसके बड़े पापा के बदला मैटर करता है। बाकी मैं तो कभी मैटर करी ही नहीं। अगर करती तो आज से 7 साल पहले वो मेरी बात मान लेती और गलत रास्ता ना अपनाती, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। तो ठीक है, फिर अगर उसने मुझे भुला दिया तो ठीक है, मैं भी उसे भुला दूँगी। मैं भी उससे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ ना, और ना ही आगे से कोई रिश्ता रखूँगी। अगर उसे पता भी लग जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसके मुंह पे उसे साफ साफ बोल दूँगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ और मैं उसकी अब नहीं हूँ। हाँ, मैं उसको बोल दूँगी। तो इस तरह से जो करीना है वो होटल में बैठे बैठे खुद से ही बातें कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि शायद उर्मी इतने सालों में अपने बड़े पापा के बदले के चक्कर में उसका प्यार भूल गई है। पर उसे क्या पता था कि वो भी तो बेचारी इतने सालों से आज भी उसका इंतज़ार कर रही है, उसके वापस आने की राह देख रही है और उसे पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढ रही है। तो गाइस, आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई नो ये पार्ट थोड़ा छोटा है, बट मैंने बताया था थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से पार्ट मैंने थोड़ा छोटा डाला है। कोई नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।